टॉपिक चल रहा था उपभोक्ता संतुलन का, लेकिन कितने वस्तुओं के लिए? दो वस्तुओं के लिए। लेकिन मैंने तुम्हें दो वस्तुओं के लिए उपभोक्ता संतुलन होता कैसे ये शर्त मैंने नहीं बताई थी। मतलब दो वस्तुओं के लिए उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या होती है इसके बारे में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। तो देखा, जैसा कि हमने एक वस्तु की स्थिति में एग्जाम्पल मानकर करा था कि माना एक वस्तु एक्स है, उसकी कीमत ये है, बिल्कुल यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, मानकर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो डॉट बना के एक लाइन लिखना, कुछ बातें अब हम पहले मानेंगे। तो लिखो डॉट बना के, माना उपभोक्ता की आय 5 रुपए है। कितनी आय मान रहे हैं हम उपभोक्ता की? 5 रुपए। तुम सोच रहे होंगे बताओ एक बंदे की आय 5 रुपए, ये कैसा एग्जाम्पल है, ये कैसा मजाक वाली बात है। तो इससे परेशान मत हो कि कितनी आय हमने मानी है, ये मुद्दा नहीं है कि आय कितनी है। ठीक है, हमें बस कोई आय माननी थी, इसलिए हमने उपभोक्ता की आय कितनी मान ली? 5 रुपए। ठीक है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो लिखो माना उपभोक्ता की आय 5 रुपए, मतलब उपभोक्ता की इनकम कितनी है? 5 रुपए। माना उपभोक्ता की आय 5 रुपए है और वह दो वस्तु और वह दो वस्तुएं एक्स और वाई के उपभोग पर और वह दो वस्तुएं एक्स और वाई के उपभोग पर एक्स और वाई के उपभोग पर एक एक रुपए खर्च करता है। मतलब दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी रही होगी? एक एक रुपए। उपभोग पर एक एक रुपए खर्च करता है, एक एक रुपए खर्च करता है। तो बोर्ड पे देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हमने उपभोक्ता की आय मानी है 5 रुपए। उपभोक्ता की आय तो 5 रुपए है। पहली वस्तु की कीमत कितनी है? 1 रुपए। और दूसरी वस्तु की कीमत भी कितनी है? 1 रुपए। हमने दोनों वस्तुओं की कीमत 1-1 रुपए मानी है। देखो, एक्स वस्तु का प्राइस, वाई वस्तु का प्राइस, प्राइस ऑफ वन गुड और प्राइस ऑफ सेकंड गुड। ठीक है, तो देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा शर्त के बारे में बताऊंगा कि उपभोक्ता संतुलन दो वस्तुओं की स्थिति में होता कहां पर है। पहले तो शर्त को समझना, नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। ध्यान रखना, जब मान लो पहली वस्तु से तुम्हें कुछ सीमांत उपयोगिता मिली है, मैंने क्या दिखा दिया? एक्स वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। ठीक है, दूसरी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। जब दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? बराबर। जिस इकाई पर दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? बराबर, वहीं पर उपभोक्ता को क्या मिलता है? संतुलन। क्यों? अब ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पर ही क्यों मिलता है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर संतुलन कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो जहां पर दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, वहीं पर संतुलन होता है। कंडीशन ये कि उपभोक्ता अपनी सारी आय खर्च कर दे, क्योंकि तुम्हें डेफिनेशन याद होगी, मैंने उपभोक्ता संतुलन की डेफिनेशन लिखवाई थी। उपभोक्ता अपनी सारी आय खर्च करने पर अपनी संतुष्टि को क्या करेगा? अधिकतम। जहां पर उन दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है तभी, और उपभोक्ता अपनी आय सारी खर्च करेगा तब। ऐसा नहीं है कुछ आय बचा लेगा, संतुलन नहीं होने वाला। संतुलन की परिभाषा पर ध्यान रखो कि वो अपनी सारी आय खर्च करने के बाद, सारी आय खर्च करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा टेबल वगैरह देखते हैं, टेबल से तुम्हें और क्लियर होगी बात है। ये शर्त मत लिखना भी, शर्त मैं तब लिखवाऊंगा टेबल के बाद। ठीक है, तो लिखो उपभोग मात्रा, या फिर तुम लिख सकते हो इकाइयां, उपभोग इकाइयां, एक ही बात है। तो एक कॉलम तो बनाना है उपभोग मात्रा, और एक बनानी है वस्तु एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब सीमांत उपयोगिता, और एक बनानी है वस्तु वाई की मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता। तो इकाइयां ज्यादा इस्तेमाल नहीं करी है, सिर्फ 5 इस्तेमाल करी है, 1 2 3 4 5। उपभोक्ता ने दोनों वस्तुओं की कितनी इकाइयों का उपयोग करा है? 5। पहली वस्तु से उसको मिली 10, फिर 8, फिर तुम्हारा 6 4 2। हो सकता है भाई, तुम्हें मालूम है सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती रहती है? कम। ये बात मैंने पहले ही बता दी है। इस वाले केस में नेगेटिव का एग्जाम्पल मत लेना, बस कम करते जाओ 2-2 का। हो सकता है दूसरी वस्तु से उसको ज्यादा मिली हो 12,
है ना। 12, 10, 8, 6, 4। क्लियर हो रहा है ना। टेबल तो बड़ी आसान है। एक वस्तु की हमने 10 से शुरुआत करी है, दूसरी वस्तु की 12 से शुरुआत करी है, ठीक है। और वो अपना ही तरीका है। देखो तुमने इसकी 10 से शुरुआत करी, इसकी 12 से कर सकते थे, उसकी 10 से कर सकते थे, और तुम अपनी भी टेबल बना सकते हो खुद से, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैंने बताया था उपभोक्ता का संतुलन तभी प्राप्त होता है जहां पर दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, बराबर। तो पहले तो टेबल बना ली, टेबल बनाने के बाद एक लाइन लिखनी है, टेबल बंद कर देना, नीचे एक लाइन लिखो टेबल के, लिखो लिखो दो वस्तुओं की स्थिति में, दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में, दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तभी होता है, संतुलन की स्थिति में तभी होता है जब दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, जब दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होती है, जब दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता बराबर होती है, सीमांत उपयोगिता बराबर होती है, ठीक है। अब देखना ये कि दोनों वस्तुओं से उस बंदे की सीमांत उपयोगिता कहां पे बराबर है। उससे पहले ये जो मैंने लाइन लैंग्वेज में लिखवाई है ना, इसको सिंबल में लिख लो। लाइन के बाद एक ये लिखना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, इस तरह से। तो जहां पर दोनों वस्तुओं से मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी, वही पॉइंट संतुलन का होगा। अब ये देखना है टेबल में कैसे हमें दिखाई दे रहा है। बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए बस। मुझे बताओ क्या दोनों वस्तुओं की, देखो पहली मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की 10 है, दूसरी वस्तु की यहां पर है, क्या दोनों की सीमांत उपयोगिता बराबर है? पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता 10, दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता 10, बराबर तो है, शर्त तो पूरी हो रही है। लेकिन संतुलन की परिभाषा क्या कहती है? उपभोक्ता अपनी सारी आय खर्च करने पर, मुझे बताओ उपभोक्ता की आय कितने रुपए थी? 5 रुपए। और वो दोनों वस्तुओं के लिए कितने खर्च कर सकता है? 1-1 रुपए, ठीक है। अगर वो पहली वस्तु की 10 लेना चाहता है तो पहली वस्तु की उसे कितनी इकाइयां खर्च करनी पड़ेगी? बोर्ड पे देखो, पहली वस्तु की उसे सिर्फ 1 इकाई खरीदनी पड़ेगी ना, मतलब उसका 1 रुपया खर्च हो गया। पहली वस्तु पर उसका कितना रुपया खर्च हो गया? 1 रुपए। उसकी आय अभी भी 4 रुपए बाकी है। अगर वो इसकी भी 10 करना चाहता है तो उसको इसे कितनी इकाइयां खरीदनी पड़ेंगी? 2 इकाइयां। और 2 इकाइयां कितने रुपए में आएंगी? 2 रुपए में, क्योंकि 1 इकाई 1 रुपए में, तो 2 इकाई 2 रुपए में। इसका मतलब वस्तु वाई की उसने 2 रुपए खर्च कर दिए। बताओ टोटल कितने खर्च करे? सिर्फ 3 रुपए खर्च करे हैं ना। क्या उपभोक्ता ने अपनी सारी आय खर्च कर दी? नहीं। उपभोक्ता संतुलन तभी प्राप्त होगा, प्रॉपर सुनो ध्यान से, उपभोक्ता संतुलन तभी प्राप्त होगा जब एक व्यक्ति अपनी सारी आय खर्च कर दे और दोनों से मिलने वाली संतुष्टि बराबर हो जाए। माना कि चलो संतुष्टि बराबर है, ये बात मैंने मानी कि संतुष्टि बराबर है, लेकिन क्या उसने अपनी सारी आय खर्च कर दी? नहीं। कोई और देखते हैं, अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं फिर से। इसको मैं तुम लोगों के लिए पूरा ही रफ कर देता हूं, 10 और 10। अब आगे बढ़ते हैं। देखो उपभोक्ता ने क्या करा, इसकी 8 पर ध्यान दिया, दूसरी वस्तु की भी 8 पर ध्यान दिया, उसने देखा दोनों की बराबर है, यार मजा आ रहा है, शर्त पूरी हो गई। देखो वस्तु y की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 8। वस्तु x की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 8। दोनों बराबर है। देखते हैं कि उपभोक्ता ने सारी आय खर्च कर दी। बताओ वस्तु x की कितनी इकाइयां खरीदी हैं? 1 और 2। मतलब वस्तु x की तो उसने कितनी इकाइयां खरीदी हैं? 2। 2 रुपए खर्च हो गए, 2 इकाइयों पर 2 रुपए खर्च हो गए, क्योंकि वो बंदा x और y पर दोनों पर 1-1 रुपया खर्च कर सकता है। ये बात हमने एग्जाम्पल में खुद मानी है। अब जरा वस्तु y की देखते हैं। बताओ वस्तु y की 8 प्राप्त करने के लिए उसे कितनी इकाइयां खरीदनी पड़ेंगी? देखो पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई,
इसका मतलब कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 3 रुपए। बताओ क्या सारी आय खर्च कर दी? 2 और 3 5, पूरे 5 रुपए खर्च कर दिए। संतुलन उसका यहीं पर होगा। इसका मतलब ये हुआ वो x की कितनी इकाइयां खरीदेगा? 2 इकाइयां। वस्तु y की कितनी इकाइयां खरीदेगा? 3 इकाइयां। तभी उसको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी और उपभोक्ता का संतुलन भी उसी बिंदु पर होगा। ठीक है, अब जरा इन बातों को लैंग्वेज में लिखना है। तुमने पहले क्या लिखी है? शर्त, है ना, जहां पर सीमांत उपयोगिता x की और y की बराबर है, ये वाली लाइन लिखी थी सिंबल में। उसके बाद फिर एक लाइन और लिखो, संतुलन के लिए ही चल रहा है टॉपिक। एक लाइन और लिखो, लिखो उपभोक्ता x की, ये लिखो उपभोक्ता वस्तु x की 2 इकाइयां, उपभोक्ता वस्तु x की 2 इकाइयां तथा वस्तु y की 3 इकाइयां खरीदेगा। उपभोक्ता वस्तु x की 2 इकाइयां तथा वस्तु y की 3 इकाइयां खरीदेगा। 3 इकाइयां खरीदेगा क्योंकि इन इकाइयों पर वस्तु x और वस्तु y की, क्योंकि इन इकाइयों पर वस्तु x और वस्तु y की सीमांत उपयोगिता बराबर है। वस्तु x और वस्तु y की सीमांत उपयोगिता बराबर है, अर्थात वस्तु x और वस्तु y की सीमांत उपयोगिता बराबर है, अर्थात उपभोक्ता संतुलन की शर्त पूरी होती है। उपभोक्ता संतुलन की शर्त पूरी होती है। अब जरा बोर्ड पे देखो, देखो शर्त तो उसकी यहां पर भी पूरी हो रही है। क्या 10 और 10 बराबर नहीं है? वस्तु y की 2 इकाइयां खरीद ले, वस्तु x की 1 इकाइयां खरीद ले, लेकिन आय कितनी है? 5 रुपए। 3 रुपए ही खर्च हुए, 2 रुपए बच गए। और उपभोक्ता संतुलन की पूरी डेफिनेशन ये है कि एक उपभोक्ता अपनी आय का सारा हिस्सा खर्च कर दे, 1 रुपया भी ना बचाए। ये है संतुलन की डेफिनेशन। अब तुम सोच रहे होंगे भैया आय का सारा हिस्सा क्यों खर्च कर दे, कुछ बचाएगा नहीं क्या? बचत करना जरूरी है, बिल्कुल ठीक, बचत करना जरूरी है। लेकिन जो किताब में डेफिनेशन लिखी हुई है उस हिसाब से भी तो सोचोगे कि अपने हिसाब से लगाओगे दिमाग? अपने हिसाब से नहीं लगा सकते। जो मान्यता या जो परिभाषा किताब में बताई गई है उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, ना कि हम अपना लॉजिक बनाएंगे। मैं मानता हूं बचत करना जरूरी है, संतुलन की शर्त यहाँ पर पूरी हो रही थी, 2 रुपए बच भी रहे थे, बचा लो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है बचाना, लेकिन उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा गलत हो जाएगी। संतुलन की डेफिनेशन ये कहती है कि एक व्यक्ति अपनी आय का सारा हिस्सा खर्च करने पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। तो यहाँ पर आय सारी खर्च करनी है तभी संतुलन मिलेगा, और वो कहां पर मिल रहा है? 8 पर। अब तुम सोच रहे होंगे भैया इस पर भी बराबर हो रही है सीमांत उपयोगिता, तो बिल्कुल ठीक, मैं मना नहीं कर रहा। इस पर भी देखो, मार्जिनल यूटिलिटी x की कितनी है? 6, मार्जिनल यूटिलिटी y की कितनी है? 6, दोनों की बराबर है, मैं मानता हूं बराबर है। लेकिन अब जरा गौर से देखो, अगर उसे x की सीमांत उपयोगिता 6 करनी है तो x की कितनी इकाइयां खरीदनी पड़ेंगी? 3। देखो 1 2 3, 3 इकाइयां खरीदनी पड़ेंगी। 3 रुपए तो लग गए उसके यहाँ पर, और इसकी 6 करने के लिए कितनी इकाइयां खरीदनी पड़ेंगी? 1 2 3 4, यहाँ पर खरीदनी पड़ेंगी उसे 4 इकाइयां। टोटल कितने हो गए? 4 और 3 7। क्या उपभोक्ता की आय 7 रुपए है? नहीं है। तो संतुलन कैसे हो जाएगा जिसे वो खरीद ही नहीं पा रहा है? पहले वस्तु की इकाइयों को खरीदो तो सही, तभी तो संतुलन मिलेगा। यहाँ पर वो कुछ इकाइयां नहीं खरीद पाएगा, इस वाले केस में ही खरीद पा रहा है बस 8 पर। टेबल तुम खुद से ले सकते हो, जैसे मर्जी टेबल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन पर दोनों वस्तुओं की इकाइयां क्या हो रही है? बराबर। अब हम थोड़ा सिंबल में लिखेंगे, तो देखो ऐसे लिखना है, तुम पेपर में और टेस्ट में लिख सकते हो। ये लिखो एक लाइन छोड़कर x और y, यहाँ पर लिखो 2 इकाइयां तो हमने इसकी ली हैं,
3 इकाइयां इसकी ली हैं। दिखाई दे रहा है ना वीडियो में प्रॉपर? मैं चेक कर लेता हूं। 2 इकाइयां और 3 इकाइयां सही है, ठीक है। अब मुझे बताओ उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली। बोर्ड पे देखो, x की 2 इकाइयों से कितनी मिल रही है, 10 और 8, प्लस y की 3 इकाइयों से कितनी मिल रही है, 12, 10, 8। सबको जोड़कर उसकी जो टोटल यूटिलिटी है, मतलब कुल उपयोगिता है, वो है 48 यूटिल, ठीक है। तो लिख देना इसको, कोई लिखने में दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल सा भी लगेगा तो चेक करने में आसानी रहती है। तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है, बस यही अधिकतम है। उसने अपनी सारी आय खर्च कर दी है, कुछ भी पैसा नहीं बचाया है, और उसकी कुल उपयोगिता ये है, और संतुलन की शर्त भी पूरी हो गई है। तो 2 वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन का शर्त हम ऐसे दिखाएंगे। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ पे दिखाएंगे, और ग्राफ बनाना बड़ा आसान है। इसको नोट कर लेना, ये जो मैंने साइड में नोट करा था, तुम्हें टेबल के साइड में नहीं करना है, तुम्हें तो अपने सॉल्यूशन के नीचे ही करना था। नीचे स्पेस कम था इसलिए मैंने साइड में कर दिया। अब जरा टेबल बनाते हैं। 2 पार्ट डायग्राम बनेगा। मैंने ये टेबल पूरी रब कर दी है, लेकिन तुम्हारे रजिस्टर में बनी भी होगी तो तुम आसानी से देख सकते हो वहां से, क्योंकि मुझे डायग्राम बनाने के लिए स्पेस चाहिए। तो इस तरह से ये 2 पार्ट डायग्राम बनाना है। थोड़ा छोटा बनाना, कभी दिक्कत हो बनाने में। एक पर तो तुम्हें वस्तु x की सीमांत उपयोगिता दिखानी है, और एक पर वस्तु y की सीमांत उपयोगिता दिखानी है। तुम्हें नीचे पता ही है, इकाइयां दिखाते हैं, और इकाइयां हमने सिर्फ 5 ले रखी हैं। तो गैप बराबर रखना। बेशक तुम स्केल से हेल्प लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 5 इकाइयां वस्तु x की, 5 इकाइयां वस्तु y की। लिख देना यहां पर, ये नीचे इकाइयां दिखाई गई हैं वस्तुओं की। यहां पर मैं सीमांत उपयोगिता दिखा रहा हूं x की, पहली वाली वस्तु। यहां पर सीमांत उपयोगिता दिखा रहा हूं y की, दूसरी वाली वस्तु। तो देखो दोनों की सीमांत उपयोगिता मैक्सिमम 12 तक ही जा रही है बस, और 2 से स्टार्ट हो रही है, तो 2-2 का ही गैप ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। इधर भी वही काम, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब प्लॉट करते हैं, पहले एक एक का करेंगे। पहले वस्तु x के लिए प्लॉट करते हैं। बताओ पहली इकाई से उसको सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही थी, 10। ग्राफ प्लॉट करना तुम्हें आना चाहिए, हालांकि नहीं आता तो 11th क्लास में हमने खूब करा है, तो मुझसे अलग से क्लास में पूछ सकते हो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। बाकी मैं इसमें भी बता देता हूं। देखो बताओ, देखो जब तुमने उपभोग इकाई पहली ली है, पहली इकाई, तो पहली इकाई पे वस्तु x की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 10 थी ना। अब बोर्ड पे देखो, पहली इकाई पर 10 थी, यहां पर पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इकाई पर वस्तु x की कितनी हो गई, 8। दूसरी इकाई पर वस्तु x की हो गई 8, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे देखो, 3 पे कितनी थी, 6, तो 3 पे ये है 6। बढ़िया रहेगा कि स्केल से अगर थोड़ा ध्यान से करो तो बढ़िया प्लॉटिंग होगी। 4 पे 4 है, और 5वीं इकाई पर उसकी सीमांत उपयोगिता सिर्फ 2 रह गई है। तो जब इसको प्लॉट करोगे ना, एक सीधी लाइन आनी चाहिए अगर तुमने सही से प्लॉट करा है। मैं जब बोर्ड पर करता हूं तो बोर्ड पर तो बाई चांस एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मैंने प्रॉपर स्केल से तो मेजर नहीं कर रखा। लेकिन जब तुम प्रॉपर मेजर करके करोगे, माप के करोगे, तो एक सीधी लाइन मिलती है बिल्कुल। ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी x की। अब जरा y की प्लॉट करते हैं। तो देखो y की पहली इकाई पर 12 थी वस्तु, y के लिए पहली इकाई पर सीमांत उपयोगिता 12 है, सबसे ऊपर ये वाला पॉइंट। दूसरी इकाई पर है उसकी 10, ये वाला पॉइंट। तीसरी इकाई पर है 8, ये वाला पॉइंट। चौथी पर 6, प्लॉट कर पा रहे हो ना, और 5वीं पे है 4। तो देखो जब इसको भी प्लॉट करोगे तो एक सीधी लाइन निकलेगी। ये तो बाय चांस मैं बोर्ड पे करता हूं इसलिए पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जब तुम प्रॉपर स्केल से पेंसिल से मेजर करोगे ना, बहुत अच्छे से सीधी लाइन आएगी। ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी किसकी, y की।
अब तुम्हें मालूम है संतुलन किस बिंदु पर था, तुम्हें पहले से ही मालूम है, बोर्ड पे देखो, वस्तु x की दूसरी इकाई पर मतलब 8 पर, और वस्तु y की तीसरी इकाई पर मतलब 8 पर। एक काम करना, ये लाइनें तुम्हें मिलानी है स्केल से, ऐसे देखो बोर्ड पे, देखो डॉटेड से दिखाना चाहो तो डॉटेड से दिखा दो इस तरह से, जरूरी नहीं है बोल्ड लाइन बनाओ, डॉटेड बना सकते हो इस तरह से जैसे मैंने करा है ना, डॉटेड। तो बढ़िया रहेगा कि तुम थोड़ा डॉट से दिखा दो, डॉट से क्या होगा, इस लाइन पर ध्यान अलग ही जाएगा फिर हमारा, डॉट से दिखाने पर है ना, इस लाइन पर ध्यान अलग ही चला जाता है। ये वही लाइन है जहां पर उपभोक्ता संतुलन होगा, इसको नाम दे देना E2E, और लिख भी देना छोटा छोटा, उपभोक्ता संतुलन। जब उसने देखो बोर्ड पे, वस्तु x की कितनी इकाइयां खरीदी हैं, 2, वस्तु y की कितनी इकाइयां खरीदी हैं, 3, और दोनों पर उसकी, बोर्ड पे देखो, दोनों पर उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है, 8 है भाई, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है। और ऐसे में इसकी 3 इकाई खरीदी, 3 रुपए खर्च कर दिए, इसकी 2 इकाई खरीदी, 2 रुपए खर्च कर दिए, टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए, 5 रुपए। उपभोक्ता ने अपनी सारी आय खर्च कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पोस्ट करके प्रॉपर डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बनाना क्या चाहते हो, बनाना ही है, ठीक है, डायग्राम बनाना ही है। ये जब भी आता है या तो 4 नंबर में आता है या 6 नंबर में आता है, 4 नंबर में आए तब भी डायग्राम बनाओ, 6 नंबर में आए तब भी डायग्राम बनाओ। बस 6 नंबर में आए तो थोड़ा सा ना लिखने में कंजूसी करो, लेकिन डायग्राम में कोई कंजूसी मत करो। इकोनॉमिक्स में जितना डायग्राम टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करोगे, टीचर बढ़िया मार्किंग करेगा उस हिसाब से, ठीक है। अब पहले ग्राफ नोट कर लो, वीडियो पोस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। अब लिखो, नीचे ग्राफ के बारे में लिखेंगे, अब हम लिखो, उपरोक्त रेखा चित्र में, उपरोक्त रेखा चित्र में x अक्ष पर, उपरोक्त रेखा चित्र में x अक्ष पर वस्तु x तथा वस्तु y की, उपरोक्त रेखा चित्र में x अक्ष पर वस्तु x तथा वस्तु y की इकाइयों को दर्शाया गया है। बताओ, x अक्ष पर तो इकाइयां ही दर्शाई गई हैं, वस्तु x तथा वस्तु y की इकाइयों को दर्शाया गया है, और y अक्ष पर, y अक्ष पर दोनों वस्तुओं की, y अक्ष पर दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता को, दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है, दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। ग्राफ के बारे में पॉइंट वाइज लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बड़ा हो जाएगा वरना ग्राफ के बारे में। अब लिखो सेकंड पॉइंट, जो भी मैंने लिखवाया ना उसको फर्स्ट पॉइंट बना देना। अब लिखो सेकंड पॉइंट, तो लिखो, देखो इस रेखा को मैं क्या कह रहा हूं, इस वाली रेखा, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ना, इस लाइन को मैं कह रहा हूं ई, मतलब ई से लेकर ई तक है ना, इसलिए। तो लिखो सेकंड पॉइंट में, लिखो ई रेखा, ई रेखा उपभोक्ता संतुलन की रेखा है। ई रेखा, रेखा का मतलब होता है लाइन, ई रेखा उपभोक्ता संतुलन की रेखा है, अर्थात इस रेखा के अनुसार, अर्थात इस रेखा के अनुसार दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, अर्थात इस रेखा के अनुसार दोनों वस्तुओं से मिलने वाली, दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर है,
दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर है, लिख लो, जो कि 8 यूटिल है, जो कि 8 यूटिल है। तीसरा लिखो पॉइंट, लिखो, इस स्थिति में, तीसरे पॉइंट में लिखो, इस स्थिति में उपभोक्ता ने अपनी पूरी आय, इस स्थिति में उपभोक्ता ने अपनी पूरी आय 5 रुपए, पूरी आय 5 रुपए वस्तु X तथा वस्तु Y पर, अपनी पूरी आय 5 रुपए वस्तु X तथा वस्तु Y पर खर्च कर दी है, वस्तु X तथा वस्तु Y पर खर्च कर दी है, और दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर है, दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर है, अर्थात उपभोक्ता संतुलन में है, अर्थात उपभोक्ता संतुलन में है, उपभोक्ता संतुलन में है। वैसे तो इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो हमारा खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के अंदर छोटी मोटी और चीजें हैं, वो भी मैं बता देता हूं। बाई चांस क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन के लिए हमने कुछ मान्यताएं मान रखी हैं। मान्यताएं का मतलब होता है इंग्लिश में अजम्पशन, कि ये चीजें मानकर चलो। जैसे कि दो वस्तुओं को हमने एक्स और वाई मान लिया, उपभोक्ता किया है 5 रुपए मान ली, जैसे हमने ये माना है ना, इन्हीं को कहते हैं अजम्पशन। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए हम कुछ चीजें मानकर चलते हैं, मान्यताएं जिसे हम कहते हैं। तो कुछ मान्यताएं कई बार पेपर में आ चुकी हैं, 3 नंबर में या 4 नंबर में, 6 नंबर में तो खैर नहीं आती हैं, छोटा ही क्वेश्चन बनता है। तो मैं कुछ लिखवा देता हूं, सेलेक्टेड मेरे पास 3-4 लिखी हुई हैं, वो नोट कर सकते हो तुम। तो हेडिंग डाल दो, उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं। इंग्लिश में भी लिख लेना, इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रहता है। अजम्पशंस, अजम्पशंस तो देखो इकोनॉमिक्स में चलते ही रहते हैं, फर्स्ट बुक में भी चलेंगे, सेकंड बुक में भी चलेंगे। अनादिमान वक्र की मान्यताएं, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, मांग वक्र की मान्यताएं, समग्र मांग की मान्यताएं, उपभोक्ता की मान्यताएं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मान्यताएं, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इनको कोई समझाने का लॉजिक नहीं होता, थोड़ा सा लर्निंग काम हो जाता है हमारा। तो लिखो पहली मान्यता, नॉर्मल सी है बिल्कुल, लिखो, यह मान लिया जाए कि, यह मान लिया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है। देखो तुम्हें मालूम है ये बात, रियल में क्या जरूरी है सारे व्यक्ति विवेकशील हो? विवेकशील का मतलब होता है समझदार, नॉर्मली ऐसी चीजों का उपभोग करना जिससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। नॉर्मली कुछ लोग अरे छोड़ना, यूज कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे होते हैं, उन लोगों को हम विवेकशील नहीं बोलेंगे। तो पहली मान्यता यही है, उपभोक्ता संतुलन तभी मिलेगा जब व्यक्ति कैसा होगा, विवेकशील। जैसे कि अभी मैंने 2 वस्तुओं वाला करा था कि इसकी 2 इकाइयां खरीदो और उसकी 3 इकाइयां खरीदो, तभी तो संतुलन मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति विवेकशील नहीं है, वो क्या करेगा, वो 5 इकाइयां एक वस्तु की खरीद लेगा, है ना, या फिर पहली वस्तु की 1 इकाई खरीदी, बाकी की 4 इकाई खरीदी। तो ऐसे में उसको उपभोक्ता संतुलन नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसने विवेकशील वाला काम ही नहीं करा, समझदारी वाला काम ही नहीं करा। जब उसे हमने शर्त बताई है कि दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए, तो वही खरीद, वो कुछ और ही करने में लग रहा है, तो कहां से उसको संतुलन मिलेगा? तो व्यक्ति का विवेकशील होना, समझदार होना, रेशनल होना जरूरी है। तो लिखो, ये मान लिया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है, वह अपने साधनों से, जो भी उसके पास संसाधन है, रुपया है, पैसा है, वह अपने साधनों से
अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, वह अपने साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि संतुष्टि मिले, वो भी अधिकतम, मतलब वो संतुलन चाहता है। अगर वो चाहता ही नहीं है फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसको संतुलन करवाने में। अब लिखो अगली मान्यता। तो देखो नॉर्मल सा फैक्ट था, ये बात हमने खुद ही मानी है कि उपभोक्ता कैसा है, विवेकशील है। रियल में हो या ना हो हमें क्या लेना। लिखो सेकंड पॉइंट। दूसरी बात और सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज से मिलने वाली संतुष्टि, मैं इस चैप्टर में तुम्हें स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूं, किसी भी चीज से मिलने वाली संतुष्टि क्या हम माप सकते हैं? नहीं माप सकते। रियल में हम इस चीज को माप नहीं सकते, लेकिन हमने ये बात मान रखी है कि मापा जा सकता है। और किसमें मापा जा सकता है? यूटिलिटी में। तो लिखो ये मान लिया जाता है कि यह मान लिया जाता है कि वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि को, यह मान लिया जाता है कि वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि को, वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि को मापा जा सकता है। यह मान लिया जाता है कि वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि को, वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि को मापा जा सकता है। मिलने वाली संतुष्टि को मापा जा सकता है। दूसरी चीज, तीसरी मान्यता ये भी है। अब देखो, अगर उपभोक्ता पहली इकाई खरीद रहा है, दूसरी इकाई खरीद रहा है, तीसरी इकाई खरीद रहा है ना, एक एक करके ही तो खरीदता है एकदम से थोड़े। उसे पता चला पहली इकाई से अच्छी संतुष्टि मिली, उसने क्या करा, दूसरी इकाई खरीद ली। उसे लगा दूसरी इकाई से भी काफी बढ़िया मिली, तीसरी खरीद ली। एक एक करके ही तो खरीदेगा। लेकिन अगर बार बार कीमत बदलती रहे तो संतुलन स्थापित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खास करके एक वस्तु की स्थिति में, तुमने देखा था एक वस्तु की स्थिति में संतुलन कब इक्वल होता है? जब वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है। अगर वस्तु की कीमत ही बदलती रहेगी बार बार तो संतुलन स्थापित करना तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम क्या मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता किस बाजार के अंदर है इस समय? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर। पहले मैं इसके बारे में बताता हूं ये बाजार क्या होता है। हालांकि इस बाजार को लेकर माइक्रो के अंदर सेपरेट चैप्टर बना गया है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, मैं वहां पे भी बताऊंगा। लेकिन एक बात यहां पर बताना जरूरी है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, वस्तु की कीमत एक समान रहती है हमेशा, कभी भी कीमत नहीं बदलती। 5 रुपए है तो 5 रुपए ही रहेगी। बताओ क्या रियल में ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन मान्यताएं मानना पड़ेगा। मान्यता का मतलब यही होता है, हम पढ़ाई की दृष्टि से कुछ चीजों को समझने के लिए, कुछ धारणाओं को समझने के लिए हम ये बात खुद से क्या करके चल रहे हैं, एज्यूम, मानकर चल रहे हैं, रियल में हो या ना हो। ठीक है, तो लिखो थर्ड पॉइंट में, लिखो ये मान लिया जाता है कि, यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता जिस बाजार में, यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता जिस बाजार में खड़ा है, ये लिखो, उपभोक्ता जिस बाजार में क्रय करना चाहता है, क्रय मतलब खरीदना चाहता है कुछ, उपभोक्ता जिस बाजार में क्रय करना चाहता है वह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। वह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। और पूर्ण प्रतियोगिता की मैंने तुम्हें खासियत बता दी थी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसा बाजार जहां पर वस्तु की कीमत कैसी होती है, एक समान, कभी नहीं बदलती। ये तो अभी मैंने एक ही चीज बताई है पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में।
बहुत ही कमाल कमाल की बातें हैं इसके बारे में। खैर मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, चैप्टर में बताऊंगा जब चैप्टर आएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, लिखो, अर्थात वस्तु की कीमत एक समान है, अर्थात वस्तु की कीमत एक समान है। चौथा अजम्पशन, बताओ रियल में ऐसा होता है ना, हर किसी के साथ ऐसा होता है। हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं बाजार में और वो वस्तु या तो दुकानदार में या फिर पूरे बाजार में उपलब्ध ही नहीं मिलती। भाई मिलती नहीं है वो वस्तु, हर कोई कह देता है कुछ समय बाद आएगी अभी है नहीं, कुछ समय बाद आएगी अभी है नहीं, ऐसा होता है ना। लेकिन हम ये बात मानकर चलेंगे उपभोक्ता संतुलन के लिए कि वो वस्तु जो एक व्यक्ति खरीदना चाहता है वो बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, तो लिखो चौथी मान्यता। देखो नॉर्मल सी बातें हैं बस, लेकिन मानना इसलिए जरूरी है। बताओ अगर वो वस्तु नहीं मिली तो क्या उपभोक्ता को संतुलन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। लिखो, ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का क्रय करना चाहता है, ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का क्रय करना चाहता है, जिन वस्तुओं का क्रय करना चाहता है वह बाजार में उपलब्ध हैं, वह बाजार में उपलब्ध हैं। मतलब जिन वस्तुओं को वो खरीदना चाहता है वो वस्तुएं बाजार के अंदर क्या है? उपलब्ध हैं। तो ध्यान रखना ये कुछ मान्यताएं, बस एक लास्ट पॉइंट लिख लो, बहुत छोटा सा पॉइंट है, मान्यताएं ही है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा पॉइंट है, तो मैं बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा और लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि कई बार उसी पॉइंट पर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के अंदर, तो तुम लोगों के लिए आसानी रहेगी कि अगर तुम उस पॉइंट को प्रॉपर नोट कर लो। ठीक है, तो मैं वो नोट करवा देता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें भी आसानी से समझ में आ जाए वो पॉइंट। तो लिखो पांचवा, लिखो, देखो जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ना उपभोक्ता संतुलन की, हम ये मानकर चल रहे हैं कि उपभोक्ता की आय निश्चित है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, उपभोक्ता की आय 5 रुपए है। बताओ क्या रियल में आय निश्चित होती है कि 10,000 कमाता है तो 10,000 ही कमाता रहेगा जिंदगी भर? नहीं, है ना, या तो बढ़ती है कम होती है, मतलब कम बढ़ती चलती रहती है उपभोक्ता की आय में। और उपभोक्ता की आय तो छोड़ो, हर चीज में परिवर्तन होता रहता है समय के साथ साथ। लेकिन हमने अभी भी क्या माना है कि उपभोक्ता की आय कैसी चल रही है? एक समान। तो ये लिख लो पांचवी मान्यता। लिखो लिखो, उपभोक्ता संतुलन तभी स्पष्ट किया जा सकता है, उपभोक्ता संतुलन तभी स्पष्ट किया जा सकता है जब उपभोक्ता की आय निश्चित रहेगी, जब उपभोक्ता की आय निश्चित रहेगी, जब उपभोक्ता की आय क्या रहेगी? निश्चित। तो उपभोक्ता की आय निश्चित रहेगी, ये इसकी पांचवी मान्यता है और तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, बुक का क्वेश्चन है, तुम्हारी टीआर जैन का क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है तो कर लेते हैं। क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। उपभोक्ता संतुलन के आधार पर ये क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं उसका संबंध किससे? उपभोक्ता संतुलन से। तो करने में काफी आसानी लगेगी, देखते हैं क्या है। टेबल बनानी है बेसिकली। टेबल बनाने से पहले एक लाइन लिखो, मतलब एक क्वेश्चन लिखो, लैंग्वेज में लिखो, नीचे एक उपभोक्ता वस्तु X का उपयोग कर रहा है, मतलब टेबल के अंदर नीचे एक उपभोक्ता वस्तु X का
उपयोग कर रहा है, वस्तु X की कीमत 6 रुपए है। वस्तु X की कीमत कितनी है? 6 रुपए है। मतलब वस्तु X की कीमत कितनी बता दी? 6 रुपए। वस्तु X की कीमत 6 रुपए है। अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए, मतलब उपभोक्ता संतुलन, भाई संतुष्टि को अधिकतम करना, यही क्या कहलाता है? उपभोक्ता संतुलन। अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए वह कितनी इकाइयां खरीदेगा? उपभोक्ता संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए वह कितनी इकाइयां खरीदेगा? कितनी इकाइयां खरीदेगा? और ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई है कि 1 रुपए में कितने यूटिल की उपयोगिता उसे मिल रही है, क्योंकि ये बात तुम्हें मालूम होगा, एक वस्तु की स्थिति में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ये बात क्वेश्चन में गिवन है। देखो क्वेश्चन में गिवन ना हो तो खुद से ले सकते हो कि 1 रुपए में 2 यूटिल या 1 रुपए में 5 यूटिल। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो लिख लो। ये मान लीजिए कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, यह मान लीजिए कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 1 रुपए में, बोर्ड पे लिखा हुआ है, 1 रुपए में 1 यूटिल है। मतलब बराबर 1 रुपए में 1 यूटिल या 1 यूटिल में 1 रुपया, है ना? 1 रुपए में 1 यूटिल है। तो सूची उन्होंने खुद दे रखी है, मतलब टेबल उन्होंने खुद दे रखी है। टेबल कॉपी कर लो। देखो अगर तुम खुद से करना चाहो ना तो तुम घर से इसको प्रॉपर सॉल्व करके ला सकते हो कि उपभोक्ता संतुलन कहां पर होगा, और थ्योरी में प्रॉपर लिख के लाकर दिखा सकते हो मुझे कि कैसे एक्सप्लेन करना है। खुद से कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा कि मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन दे देता हूं, एक बार खुद से करके देखना। जो बातें मैंने तुम्हें एक वस्तु की स्थिति में लिखवाई थी ना, वो बातें तुम्हें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। बस क्या बदल गई है? टेबल। तो कई बार पेपर में वो टेबल खुद दे देते हैं, तो ये तो और भी अच्छी बात है, वो टेबल खुद दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। लेकिन ध्यान रखना अगर टेबल उन्होंने खुद दी है और ऊपर उपभोक्ता की एक्स वस्तु की कीमत भी बता रखी है, यूटिलिटी भी बता रखी है, तो वो क्वेश्चन 6 में नहीं आने वाला, या तो 3 में आएगा या 4 में आएगा बस, क्योंकि क्वेश्चन छोटा हो जाता है ना। फिर टेबल तो उन्होंने खुद ही दे दी। तो 2 चीजें उन्होंने खुद दे रखी है, एक तो टोटल यूटिलिटी भी दे रखी है 10 18 25 31 34, और लास्ट भी क्या है? 34। लास्ट की 2 यूटिलिटी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आ सकती है। सीमांत देखो हम खुद बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी दे रखी है, यूटिलिटी है, ये रुपए वाली नहीं है। ये सीमांत उपयोगिता उन्होंने हमें कौन सी दी है? यूटिलिटी वाली। ध्यान रखना इस चीज का, कभी गलती का तो रुपए वाली नहीं है। रुपए वाली तो तुम्हें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो देखो 10 8 7 6 3 0। तो देखो मैंने टेबल में थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है, तुम लाइन में लिखोगे तो बराबर आएगा, है ना? अब मुझे बताओ मैंने क्या बताया है, बोर्ड पे देखो। 1 यूटिल में 1 रुपया, 1 रुपए में 1 यूटिल, बराबर है ना भाई? 1 यूटिल 1 रुपया, 1 रुपया 1 यूटिल। अब मुझे बताओ ये मार्जिनल यूटिलिटी किसमें लिखी हुई है? यूटिल्स में। ये वाली मार्जिनल यूटिलिटी, ये वाली सीमांत उपयोगिता किसमें लिखी हुई है? यूटिल्स में। रुपए में चेंज करना, क्योंकि हमें किस पर ध्यान देना होता है? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता पर, ना कि सिर्फ सीमांत उपयोगिता पर। वस्तु की सीमांत उपयोगिता नहीं देखनी, मुद्रा की देखनी है। तो देखो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, अब मैं लिखूंगा रुपए की। तो मुझे बताओ 1 यूटिल में 1 रुपया है, 10 यूटिल में 10 रुपए हैं, 8 यूटिल में 8, सेम आएगा ना हर बार। 6 यूटिल में 6 रुपए, 3 यूटिल में 3 रुपए, और 0 में 0। मैंने बताया था उपभोक्ता संतुलन की शर्त ये होती है जहां पर वस्तु की कीमत मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है। और वस्तु की कीमत क्या चल रही है हर बार? 6 चल रही थी ना भाई? मुझे बताओ कहां पर बराबर है? क्या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता इसके बराबर है या नहीं? तो ये उपभोक्ता की किस इकाई पर हो रहा है? ये हो रहा है तुम्हारा चौथी इकाई पर। तो देखो मेरी में ना
डिजिट ऊपर नीचे चली गई है बोर्ड पर लिखने में। जब तुम अपने रजिस्टर में लिखोगे तो तुम्हें सीधा दिखाई देगा 4 पर। चौथी इकाई पर ही उसको क्या मिलेगा, संतुलन। चौथी इकाई पर, क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत क्या हो रही है, बराबर हो रही है। इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। देखो मैं रिपीट कर देता हूं, एक यूटिल में 1 रुपया था, तो देखो 10 यूटिल में 10 रुपए, 8 यूटिल में 8 रुपए, बराबर है बस। तो तुमने क्या करा, ये मार्जिनल यूटिलिटी किसकी थी, यूटिल्स में। तुमने इस मार्जिनल यूटिल को किस में कन्वर्ट कर लिया, रुपए में। रुपए में कन्वर्ट करना आसान है, उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही बताया था। एक यूटिल में कितने रुपए हैं, 1 रुपए। तो 10 यूटिल में कितने रुपए हैं, 10 रुपए। 8 यूटिल में कितने रुपए हैं, 8 यूटिल। तुम सोच रहे होंगे मैंने रुपए में क्यों कन्वर्ट करा, तो ध्यान रखो शर्त में क्या आया था, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, ना कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता। शर्त के अंदर क्या होता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर होनी चाहिए, ना कि सिर्फ सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो देखो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 6 है और वस्तु की कीमत भी क्या है, 6, मतलब संतुलन यहीं पर होगा। तो देखो बेशक मैंने टेबल कंप्लीट करके तुम्हें पूरा संतुलन समझा दिया है, लेकिन तुम्हें मालूम है अभी भी इसमें लैंग्वेज में लिखना बाकी है। तो टेबल तुम कंप्लीट ड्रॉ कर सकते हो जो मैंने बोर्ड पर बनाई है, लेकिन इसको ना एक्सप्लेन करके तुम घर से देख सकते हो, और वो एक्सप्लेनेशन मुझे एक बार चेक करा देना, ठीक है।